जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर है। आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है और जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं ये भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर सटीक कैसे लिखने हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन पेपर को करते हैं स्टार्ट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका खंड आता है जिसमें आपसे MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों आपका ये एग्ज़ाम में टारगेट होना चाहिए कि आपके 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो पेपर में MCQ हैं 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, विस्थापन की SI इकाई क्या है, मतलब कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी SI यूनिट क्या है। तो सभी को पता है उसकी क्या है, मीटर। उसकी SI यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु एक समान गति से चल रही है, इसका तात्पर्य क्या है। मतलब कि कोई वस्तु है एक समान वेग से चल रही लगातार, वो मान लेते हैं लगातार वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लगातार वो चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो, नहीं ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं, संवेग का सूत्र क्या होता है। तो जो संवेग को हम लोग P से दर्शाते हैं, संवेग का सूत्र होता है M मल्टीप्लाई में V। M मतलब होता है आपका मास और V मतलब होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि द्रव्यमान और आपका यहाँ पर हो जाएगा इनटू में वेग। क्या हो जाएगा, वेग। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वस्तु 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है 10 सेकेंड और जो आपको डिस्टेंस दी गई है वो आपको 100 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर आपसे स्पीड पूछी गई, मतलब आपसे चाल पूछी गई है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, D/T, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर D की वैल्यू आपकी 100 है और T की वैल्यू आपकी, समय की वैल्यू आपकी 10 है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10 पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका न्यूटन का जो आपका सेकंड नियम है तो वो आपका F बराबर ma है, यानी कि F यहाँ पर आपका क्या है, F यहाँ पर आपका बल है यानी कि फोर्स है। तो वो किससे संबंधित है, वो बल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन का तीसरा नियम दर्शाता है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या दर्शाता है, वो यहाँ पर दर्शाता है जैसे कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि आपके सामने दीवार खड़ी है और आपने इस पर मान लेते हैं 10 यहाँ पर न्यूटन का बल यहाँ पर आपने इस पर लगा दिया, तो दीवार भी आप पर 10 न्यूटन का बल आप पर लगाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, तो यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं गति के समीकरणों में S बराबर ut हाफ AT² में यस का क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर यस किसको यहाँ पर दर्शाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यस यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, मतलब कि कह सकते हैं ये दूरी को बताता है। ठीक है, किसे बताता है,
दूरी को बताता है। अगर बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में कहीं लिखा होता विस्थापन, क्या लिखा होता है? विस्थापन, तो फिर आप विस्थापन को टिक करते। ठीक है, किसे टिक करते? विस्थापन को टिक करते। लेकिन यहाँ पर आपका विस्थापन ऑप्शन है नहीं, तो मुझे यहाँ पर दूरी को यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? तो कौन सा पदार्थ आपका शुद्ध है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर हवा तो शुद्ध होगी नहीं, दूध तो यहाँ पर उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कई सारे, तो ये भी शुद्ध नहीं होगा। नमक जल तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपका सबसे शुद्ध हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विलय का उदाहरण क्या है? यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विलय कौन हो सकता है? तो जल तो कभी विलय हो नहीं सकता, जल आपका विलायक होगा, हवा भी आपका विलायक होगा। यहाँ पर कह रहे विलय का उदाहरण क्या है? तो विलय यहाँ पर वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है। तो यहाँ पर आपका चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे नमक टिक लगाएंगे तो उनका आंसर नमक भी यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पदार्थ के ठोस से गैस रूप के परिवर्तन को क्या कहते हैं? मतलब कि कोई पदार्थ आपका ठोस है, वो गैस में कन्वर्टेड हो जाए, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कोई पदार्थ आपका ठोस से आपका यहाँ पर गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग उद्गमन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गमन कहते हैं। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन में, जिसका नाम एक और है ऊर्ध्वपातन। ठीक, क्या है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मतलब कि इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलयन, निलंबन और कोलाइड में कौन सी समांगी होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलयन। क्या हो जाएगा? विलयन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलयन में आपका निलंबन और कोलाइड दोनों में समांगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राउनी गति देखी जा सकती है। तो ब्राउनी गति कहाँ पर देखी जाएगी? वो देखी जाएगी आपकी कोलाइडी विलयन में। जो आपके कोलाइडी विलयन होंगे उसमें ब्राउनी गति होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आर ए मिल्कन ने किसका मापन किया था? तो आर ए मिल्कन ने किसका मापन किया था? वो किया था इलेक्ट्रॉन का आवेश का, यहाँ पर उन्होंने मापन किया था। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव हैं? तो आपके कौन से जीव हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं? ठीक है, मतलब कि उनमें एक कोशिकीय मतलब हैं, तो वो आपके कौन से हैं? बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल मुक्ता किसमें पाया जाता है? तो ये मुक्ता किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका, ये आपका पाया जाएगा प्लास्टिड में। किसमें पाया जाएगा? प्लास्टिड में पाया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवों में ऊतक पहली बार देखे गए थे। तो जीवों में जो ऊतक हैं पहली बार किस में देखे गए थे? वो देखे गए थे पौधों में। किस में देखे गए थे? पौधों में। स्थायी ऊतक का उदाहरण क्या है? तो स्थायी ऊतक का यहाँ पर उदाहरण क्या है? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पैरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो पाचन तंत्र का अंग यहाँ पर आपका हृदय नहीं होगा। ठीक है, हृदय नहीं, जो आपका हृदय है ये आपका संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चाल और वेग को परिभाषित कीजिए। दोनों की दो दो भिन्नताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं?
किसी का उदाहरण देकर यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 सेकेंड में वह 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इसका आपको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है और इस दौरान तय की गई दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। अगर बच्चों आप लोग ये सवाल नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको लगाकर भेज देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो आसानी से लग जाएगा। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो विरामावस्था चल रही है तो यहाँ पर आपकी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और v की वैल्यू यहाँ पर आपकी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और यहाँ पर आपको t की वैल्यू दी गई है 4 सेकेंड। तो आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, आपको यहाँ पर v की वैल्यू 8 दी गई है, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू पूछी गई, t की वैल्यू 4 दी गई है तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपकी a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं इस दौरान तय की गई दूरी कितनी होगी, मतलब कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। तो सभी को पता है दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का आपका सूत्र होता है समय गुणे चाल, यानी कि टाइम गुणे स्पीड। तो आपका टाइम कितना है 4 सेकेंड, स्पीड आपकी 8 है, तो 8 चौको 32 यानी कि 32 मीटर आपकी डिस्टेंस ये चल देगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, संवेग संरक्षण का नियम समझाइए। एक वस्तु का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और उसकी गति यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग ज्ञात करिए। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर mv। ठीक है, तो यम आपका द्रव्यमान दिया गया 3 और संवेग आपका दिया गया 10, तो ये आपका हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, 30 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका संवेग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दूरी समय ग्राफ का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, अथवा में आपसे कह रहे हैं कि गति के समीकरण को आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तत्व किसे कहते हैं, आपको तत्व की परिभाषा देनी है। ठीक है, परमाणु और अणु में आपको अंतर लिखना है, 2 समांगी मिश्रण के आपको वो देने एग्जाम्पल देने और फिर उनको आपको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ताप के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है और 3 अवस्थाओं में कणों की संरचना की आपको तुलना करनी है। बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, कोलाइड और निलंबन में आपको कोई 3 अंतर लिखने हैं, लवण और अम्ल में क्या अंतर है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय कृषि कड़ाद द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं, कोशिका का मूलभूत संरचनात्मक इकाई उसे क्यों कहा जाता है, मतलब जो कोशिका है आपकी वो मतलब कि मूलभूत संरचनात्मक इकाई उसे क्यों कहा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। किसी भी 2 अंग कोशीय कोशिकाओं की आपको कार्य बताने हैं, पशु और पौधों की कोशिका में कोई आपको 2 अंतर बताने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है पशु और पौधों की कोशिकाओं में आपको कोई 2 अंतर बताने हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, केंद्रक झिल्ली और साइटोप्लाज्म का क्या अंतर है। ये भी बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इनको तैयार जरूर करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्थायी ऊतक के जो प्रकार कौन कौन से हैं और जाइलम और फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पादप ऊतक क्या है, ठीक है,
इनके प्रकारों का आपको डायग्राम भी बनाना, इसके बाद आपको वर्णन करना है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका का आपको डायग्राम बनाना है और 4 प्रमुख भागों के नाम भी बताने हैं और उनका वर्णन भी करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9th का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपने देखा था सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पर आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को डेली क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। आपको डेली के डेली यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। तो जय हिंद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको पेपर कैसा लगा है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।